तुम सबसे एक माँ ना संभाली गई। रमा जी, मैं कुछ दिनों के लिए आपके घर आकर रहना चाहती हूँ। मेरा यहाँ पर दम घुटता है, जरा भी मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है कहीं दूर चली जाऊं। मंजू जी ने अपनी बड़ी बहन से कहा। हाँ तो आजा, तेरी बहन का ही घर है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। यह तो बता, तेरा दम क्यों घुटता है। घर में 3 बेटे बहू है, तेरा तो भरा पूरा परिवार है। मैं तो यहाँ तेरे जीजा जी के साथ में रहती हूँ, तेरे तो पोते पोती भी हैं, फिर भी मन नहीं लगता। हाँ जीजी, बात ही कुछ ऐसी है। अब सब कुछ फोन पर तो बता नहीं सकती, तभी तो आना चाह रही हूँ। आपके साथ बैठना चाहती हूँ, आपसे गले मिलकर रोना चाहती हूँ, अपना दिल हल्का करना चाहती हूँ, मंजू जी ने कहा। अगले ही दिन उन्होंने सामान पैक किया और ऑटो लेकर अपनी बड़ी बहन के घर चल दी, जो उसी शहर में रहती थी। जब भी मंजू जी दुखी होती थी, अपनी बहन के घर पहुंच जाती थी। ऑटो से उतरी और अपनी बहन के गले लग गई और उन्हें देर तक गले लगाए रखा। दादी अम्मा बन गई है, पर तेरी हरकतें तो अभी भी बच्चों के जैसी ही हैं। अब छोड़ेगी तो तेरी पसंद की चाय बनाऊंगी। रमा जी बनावटी गुस्से में बोली। जी आप तो मेरे लिए माँ से भी बढ़कर है। माँ से ज्यादा मैंने आपके साथ वक्त बिताया है। माँ तो बहुत जल्दी चली गई, पर आपने मुझे संभाला है। आपके प्यार और दुलार की डोर है जो मैं यहाँ खींची चली आती हूँ, मंजू जी ने कहा। अच्छा बैठ और कुछ खा पी ले, बातों से ही पेट भरेगी क्या। और उन्होंने उनका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा दिया। अच्छा अब बता, मेरी मंजू का मुंह उतरा हुआ क्यों है, उन्होंने चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। जी कहने को तो 3 बेटे हैं, पर जब दिल भर आता है तो किसी को भी अपना दर्द नहीं बांट सकती हूँ। आपको पता है, तीनों मिलकर मुझे घर से निकालने की सोच रहे हैं। यह मेरा घर है, मेरे पति दिनेश जी ने मेरे लिए बनवाया है। मैं उसे छोड़कर कैसे चली जाऊं। हाँ मंजू, यह तो बात बहुत गंभीर है, मुझे नहीं पता था तेरी तीनों औलाद इस तरह से नालायक निकलेगी, अपनी वृद्ध माँ का यह हाल करेगी, रमा जी ने कहा। जी बातें तो बहुत सारी है, पर आपको क्या क्या बताओ। मेरा सबसे बड़ा बेटा विनोद, जिस पर मैं सबसे ज्यादा यकीन करती थी, उसी ने मुझे धोखा दिया है। दिनेश जी ने अपने तीनों बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। जब मैं इस घर में शादी होकर आई थी, मुझे सास ससुर जी ने बड़े ही लाड से रखा था। मेरी सास तो मुझे बेटी से बढ़कर रखती थी, थोड़ी भी दर्द होने पर आराम करने को कहती थी। और मेरे ससुर जी रोज मेरे लिए बाजार से नई चीजें खाने को लाते थे। उन दोनों को बेटी का बड़ा शौक था, उन्होंने अपनी बहू को ही बेटी बना लिया था। जब सबसे बड़ा बेटा विनोद हुआ था, उन्होंने गांव भर में लड्डू बंटवा आए थे। जब मैं दूसरे बेटे विकास की मां बनी तो भी वह बहुत खुश थे, लेकिन जब तीसरा बेटा अनुज हुआ तो उनका चेहरा उतर गया, क्योंकि उन्हें इस बार पोती की उम्मीद थी। मेरी सास ने मुझे गले लगाते हुए कहा, मुझे तो बहू के रूप में बेटी मिल गई है, पर तुझे एक बेटी हो जाती तो ज्यादा खुशी होती। लेकिन मैं खुश थी कि मुझे 3 बेटे हैं, आखिर बेटे तो जितने भी हो कम हैं। धीरे धीरे अपने कपड़े की फैक्ट्री लगा ली थी, घर में लक्ष्मी का वास हो गया था। तीनों बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया था और तीनों ने अच्छे कॉलेज से एमबीए करके घर के ही बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला लिया था। मैं रोज ईश्वर को धन्यवाद देती थी कि मुझे इतनी अच्छी औलाद दी जो बड़ी आज्ञाकारी है, पर मुझे यह पता नहीं था जो बेटे पिता के रहते आज्ञाकारी होते हैं, वही पिता के नहीं रहने पर हुक्म चलाने लगते हैं। उस भयानक रात को मैं कैसे भूल सकती हूँ, जब दिनेश जी अपने माता पिता को मंदिर से ला रहे थे और कार को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। एक साथ घर के बुजुर्ग और इनका देहांत हो गया। कितनी मुश्किल से संभाला था खुद को। मुझे तो दुख की परिभाषा ही मालूम नहीं थी। सास ससुर ने बड़ा प्यार दिया था और पति ने सदा पलकों पर बैठाकर रखा था, लेकिन मेरी किस्मत में औलाद के होते हुए औलाद का दुख लिखा था। यह मुझे दिनेश जी के जाने के बाद में समझ में आया। अब तो तीनों की नजर सिर्फ कपड़ों की फैक्ट्री और घर पर है। तीनों ही मेरी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। तीनों अलग अलग हो गए हैं और अब फैक्ट्री को बेचकर उससे अलग अलग बिजनेस करना चाहते हैं। इसके लिए मेरा मन तैयार नहीं है। विनोद, विकास और अनुज तीनों ही अपनी पत्नियों के बस में हैं। वह जैसा कहती है
वैसा ही करते हैं। तीनों आजाद रहना चाहती है। अब मैं किसके पास रहूं? विनोद की पत्नी बहुत ही आजाद ख्यालों की है। उसे मेरे साथ नहीं रहना है। मेरा बात बात पर टोकना और सलाह देना उसे अखरता है। अब उस दिन वह किसी पार्टी में जा रही थी तो मैंने कह दिया कि बहू खाना बनाकर रख जाना, विनोद और बच्चे खा लेंगे। तो मुझ पर गुस्सा हो गई। मैं तो कहीं भी जाऊं आपसे देखा नहीं जाता। अब बच्चे और विनोद बाहर से खाना मंगवा कर खा लेंगे और आपको बाहर का नहीं खाना तो मत खाइए। विकास भैया के यहाँ चले जाइएगा। अब मैं किट्टी पार्टी के लिए तैयार हो या रसोई में खाना बनाऊं, और आप तो मेरी रसोई में मत जाइएगा, वरना मेरे पति और बच्चों को घर के खाने की आदत पड़ जाएगी। मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं उस दिन विकास की रसोई में चली गई तो पता लगा वह सब बाहर सिनेमा देखने जा रहे हैं, तो खाना भी बाहर ही खाएंगे। मैं मन मसोस कर रह गई। मैंने विकास की पत्नी सीलू से कहा, बहू तुमने सुबह खाना बनाया होगा तो वह मुझे दे दो ताकि मैं खाना खा लूं। रात होने के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ। अब सुबह का बचा खाना तो मैं काम वाली को दूंगी क्योंकि वह मेरे घर का काम करती है। आप तो दिन भर बैठी ही रहती हैं और आपको खाने को भी भरपूर चाहिए। बहू के कड़वे बोल सीने में तीर की तरह चुभने लगे, पर वह चुपचाप नहीं हुई। आप अनुज भैया के पास चली जाइए। आप लोग रहने का बंटवारा भी नहीं करते हो, जब चाहे सर उठाकर चली आती हो। मैं अनुज के यहाँ गई तो उसके घर में ताला लगा था। उसे पता लगा कि दोनों जेठानी बाहर जा रही है तो वह पहले ही निकलकर चली गई। दिनेश जी के जाने के बाद मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। यह बात तीनों बेटों और बहुओं को अच्छी तरह से पता है, फिर भी वह लोग मेरा ख्याल नहीं रखते हैं। तीनों इतने बड़े घर में खुद से अलग हो गए हैं और मेरी जिम्मेदारी निभाना भूल गए हैं। बस मैं गेंद की तरह इस घर तो कभी उस घर धकेली जाती हूँ। क्या मेरी कोई इज्जत स्वाभिमान नहीं है? मैंने तीनों को पाला है, बरसों खिलाया है और तीनों बेटे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। उस दिन रात को जब मैं छत पर थी, मैंने नीचे देखा। तीनों बेटे और बहू आपस में बात कर रहे थे। विशाल बोल रहा था, यह माँ तो हमारी तरक्की में रोड़ा बन रही है, फैक्ट्री को बेचने नहीं दे रही है। पैसा आता तो हम तीनों भाई बराबर बांट लेते और नया बिजनेस शुरू कर लेते। निधि को भी परेशान करती रहती है। रोज निधि मुझे माँ के कारनामे बताती है। तभी विकास बोलता है, हाँ सही है, अब माँ के कारण हम बरसों पुरानी रीत पर तो नहीं चल सकते हैं। उन्हें बरसों से फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों की चिंता है, अपने बेटों की नहीं। मैं तो विदेश जाकर रहना चाहता हूँ। वहाँ एक दोस्त से बात की है, बड़ी अच्छी कमाई होगी और वहाँ माँ भी रोकने टोकने को नहीं होगी। सीलू भी रोज रोती है, कहती है मुझे माँ से छुटकारा चाहिए। छोटा बेटा अनुज पर मैंने सबसे ज्यादा प्यार लुटाया था। वह भी बोला, मेरी तो अभी कुछ महीनों पहले ही शादी हुई है, हमारे तो प्यार के दिन चल रहे हैं, पर माँ है ना कि कभी भी आ जाती है और निशा को परेशान करती रहती है। मेरे पास एक उपाय है, माँ को कहीं दूसरे शहर के वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। अब इनको करना भी क्या है, 2 वक्त की रोटी खानी है, वह तो वहाँ भी मिल ही जाएगी। कम से कम हम सब यहाँ चैन से अपने परिवार के साथ में तो रहेंगे। यह सब सुनकर मेरा मन दर्द से भर आया। मेरे अपने बच्चे मुझे घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यह कितना बड़ा दर्द है। जी यह सब नहीं सहा जाता है। अपनी ही औलाद ऐसी निकलेगी, मैंने सोचा नहीं था। मैंने तो अच्छे संस्कार दिए थे, मैं अब क्या करूं? यह घर तो मेरे पति ने मेरे लिए बनवाया था और इसी घर से मेरे बच्चे मुझे निकालना चाहते हैं। मंजू, तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। तेरी नालायक औलाद को तुझे घर से बेघर करने का कोई हक नहीं है। तू उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। रमा जी ने कहा, समाज में तमाशा बन जाएगा, लोग बातें बनाएंगे। मैं अकेली क्या करूंगी? तू लोगों की मत सोच, तू अपनी सोच। फिर मैं हूं ना तेरे साथ, और मेरा बेटा आलोक भी वकील है, वह सब संभाल लेगा। मैं उसे फोन कर देती हूँ। मौसी की मदद के लिए वह जरूर आएगा। अगले दिन आलोक आ गया। मंजू जी ने सारी बात बताई। आलोक ने पेपर तैयार करवा लिए और 2 दिन बाद तीनों भाइयों को घर खाली करने का नोटिस दे दिया। तीनों भाई अचंभित थे। वह दौड़कर माँ के पास गए। माँ, यह क्या तमाशा लगा रखा है? अब अपने ही बेटे को नोटिस भेजोगी, वह भी घर खाली करवाने का?
आपको जरा भी शर्म नहीं आई? विनोद चीख कर बोला। माँ, आपने तो हद ही कर दी। हम आपको साथ रख रहे हैं वही गनीमत है, पर आपको तो अपने बेटों का जरा भी ख्याल नहीं है। रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे। आपने तो चारों ओर बदनामी फैला दी। विकास ने तेज स्वर में कहा। माँ, अभी तो हमारी शादी हुई है, निशा क्या सोचेगी? कैसे घर में आई हूँ? सास अपने बेटे बहू को घर से निकाल रही है। आपकी जैसी माँ तो आज तक नहीं देखी। अनुज ने भी गुस्से से कहा। तुम तीनों का हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? मंजू जी ने कहा। जब विनोद तू मुझे घर से निकाल सकता है तो मैं भी निकाल सकती हूँ। तमाशा तो दोनों स्थितियों में ही बनेगा। जब तू तमाशा बना सकता है तो मैं भी बना सकती हूँ। तो मैं तो तेरी माँ हूँ विकास, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम लोग मुझे कैसे रख रहे हो। अपनी माँ को रख कर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। मैंने भी बरसों तुम्हें पाला है, पर तुम तीनों मिलकर 2 साल भी मुझे पाल नहीं पाए, जबकि फैक्ट्री मेरे पति की है। फिर वह अनुज की तरफ देखकर बोली, तुझे तो बड़ी बातें आ रही है कि माँ कभी भी धमक जाती है। जब तुम तीनों माँ को निकालने की सोच सकते हो तो माँ भी बेटे बहू को घर से निकाल सकती है। मजाक तो रिश्तेदार बनाएंगे ही। तुम तीनों की इच्छा है माँ इस घर से निकल जाए, और मेरी इच्छाओं का क्या? यह मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। तुम तीनों ने समाज और रिश्तेदारों को मजाक बनाने का मौका जो दिया है। तुमसे एक माँ संभाली ना गई, जबकि घर मेरा और फैक्ट्री भी मेरी है। आलोक, जरा इन्हें पेपर दिखा तो सही। इस घर पर मेरा मालिकाना हक है और यह तीनों मेरे घर में जबरन रह रहे हैं। अब मैं इन तीनों को घर से निकालना चाहती हूँ। मंजू जी के कहने पर आलोक ने घर और फैक्ट्री के पेपर दिखाए। तुम लोगों के पास 7 दिन का समय है। मेरा घर खाली कर दो और आज से तुम मेरी फैक्ट्री में भी कदम नहीं रखोगे। फैक्ट्री में काफी भरोसे के और पुराने लोग हैं जो वहाँ का काम संभाल लेंगे। और हाँ, मैं इतने बड़े घर में अकेले तो नहीं रहूंगी, तो मैंने फैसला किया है कि मैं अपने घर को सबका घर बना लूंगी। वहाँ उन वृद्ध महिलाओं को रखा जाएगा जिन्हें उनके बेटे बहू ने घर से निकाल दिया है। यह तो ईश्वर की कृपा है जो मेरे पास इतना धन है, तो मैं उन सबको रख लूंगी। मंजू जी की बातें सुनकर तीनों बेटे और बहू के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उन्हें कोर्ट का आदेश मानना ही पड़ा। मंजू जी ने अपना घर सबका घर में तब्दील कर दिया और निस्वार्थ भाव से सामाजिक कल्याण के काम करने लगी। हर परिस्थिति का सामना करके माँ अपने बच्चों को बड़ा करती है, और जब वही बच्चे उनका सम्मान करना छोड़ दे, घर से निकाल दे, तो वह भी कुछ कठोर कदम उठा सकती है। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।